हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और इस वीडियो में खासतौर पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार यानी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। अलग अलग तरह के अवार्ड और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं, तो इसको तो इग्नोर कर ही नहीं सकते आप, तो पूरा ज़रूर देखिए। ठीक है, राष्ट्रपति ने अवार्ड दिए हैं सबको अभी हाल ही में। इसके अलावा भी इस वीडियो में कई और क्वेश्चन है, मंकी पॉक्स से रिलेटेड है, प्रतिबंध से रिलेटेड है, निर्यात से रिलेटेड है, तो उन सब पर बात करेंगे। और आपसे एक ही अपील है, लाइक बटन जरूर दबा देना और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को। पिछली बार मैंने आप सबसे कहा था कि कम से कम 5000 लाइक्स तो होनी चाहिए और वो पूरे हो गए, उससे ज़्यादा ही हुए लाइक्स। तो मुझे उम्मीद है कि लाइक्स आप लोग भी अगर पसंद आए तो ज़रूर देंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 किसे मिला? यह कहें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 किसे दिया है? आंसर होगा शरद कमल अचंता। ठीक है, और ये रहा फोटोग्राफ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये अवार्ड दे रही हैं शरद कमल अचंता को। इनके बारे में बात करूं, शरद के बारे में, तमिलनाडु के रहने वाले हैं और 10 बार सीनियर नेशनल चैंपियन रह चुके हैं और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। इनके करियर के बारे में और बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने 13 मेडल जीते हुए हैं, 13, इनमें से 7 गोल्ड हैं और 3 सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो एक बार बात कर लें कॉमनवेल्थ गेम्स में किस में कितने मेडल जीते। तो 2006 में, 2006 में इन्होंने मेलबर्न कॉमनवेल्थ में 2 गोल्ड मेडल जीते थे मेंस सिंगल कैटेगरी में। 2010 में दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में मेंस डबल्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में मेंस टीम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। 2022 में बर्मिंघम जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ उसमें 3 अलग अलग कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट ये पर्सनालिटी है, इनको खेल से रिलेटेड सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है, खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद के नाम पर जो अवार्ड है। अच्छा, 2019 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है, सम्मानित किए जा चुके हैं। अब बात कर लें मेजर ध्यानचंद अवार्ड किन खिलाड़ियों को दिया जाता है, खेल रत्न अवार्ड, तो उन खिलाड़ियों को जिन्होंने पिछले 4 वर्ष की अवधि में खेल में शानदार प्रदर्शन किया हो, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो, उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, किन खिलाड़ियों को ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट 2022 मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो आंसर होगा इसका ए और बी, यानी अश्विनी अकुंज सी एथलेटिक्स में, धर्मवीर सिंह हॉकी में, बीसी सुरेश कबड्डी में और नीर बहादुर गुरंग वो हैं पैरा एथलेटिक्स से। ठीक है, तो इनको ये अवार्ड मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मेजर ध्यानचंद। ओके, तो अश्विनी अकुंज सी, इनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये भारतीय स्प्रिंट एथलीट हैं, कर्नाटक के रहने वाले हैं और 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था उसमें गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। धर्मवीर सिंह, इनके बारे में बात करूं, पंजाब के रहने वाले हैं, भारतीय हॉकी प्लेयर हैं, पंजाब पुलिस में डीएसपी के पद पर भी हैं और 2012 में जो इंडियन हॉकी टीम थी तो उसमें भारतीय टीम में इन्होंने भी प्रतिनिधित्व किया था। 2014 में जो राष्ट्रमंडल खेले हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें जो रजत पदक इंडिया ने जीता था, सिल्वर मेडल, तो उस टीम में ये भी शामिल थे। बीसी सुरेश, इनके बारे में बताऊं, ये कबड्डी प्लेयर हैं और 1998 में एशियन गेम्स जीतने वाली जो भारतीय कबड्डी टीम थी उसके ये हिस्सा थे। ठीक है, और नीर बहादुर गुरंग, इनके बारे में बात करूं, ये पैरालिम्पियन हैं, यानी व्हील चेयर पर चलने वाले खिलाड़ी हैं, गोरखा रेजिमेंट के सैनिक रह चुके हैं। 1983 में ड्यूटी के दौरान, सैनिक ड्यूटी के दौरान घायल हो गए थे और फिर 1980 के दशक में, मतलब उसके बाद 88-89 के आसपास इन्होंने पैरा गेम्स में इन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। 55 से अधिक इंटरनेशनल पदक इनके पास हैं, 13 गोल्ड मेडल है, लगातार 5 पैरा एशियाई गेम्स में इन्होंने पदक जीते हुए हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड 2022 मिला है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड 2022 कितने को मिला है? तो आंसर होगा 25, टोटल 25 है। और उन सब की पूरी लिस्ट ये रही। ये पूरी लिस्ट मैंने पीडीएफ में दे दिया है, तो डेली का पीडीएफ फ्री होता है, तो आप ऐप है सरकारी जॉब न्यूज़ का, वो डाउनलोड करके डेली का पीडीएफ आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम नाम लें, इन सब का इम्पॉर्टेंट नाम है, 25 है, तो नाम लेना ज़रूरी है, आपको याद भी रखना ज़रूरी है। तो इनमें सीमा पुनिया है एथलेटिक्स से, एल्डोस पॉल एथलेटिक्स से, अविनाश मुकुंद सबले ये एथलेटिक्स से हैं, लक्ष्य सेन बैडमिंटन से, प्रणय एचएस बैडमिंटन, अमित बॉक्सिंग से, निखत जरीन बॉक्सिंग से, ठीक है, निखत जरीन, भक्ति कुलकर्णी ये शतरंज, आर प्रज्ञानंद शतरंज, दीप ग्रेस इक्का हॉकी से, सुशीला देवी जूडो खेल से हैं, साक्षी कुमारी कबड्डी खेल से हैं, नयन मोनी सैकैया ये लान बॉल से बॉल के खिलाड़ी हैं, सागर ओवहलकर ये मलखम्भ खिलाड़ी हैं, इला वेनिल वला रिबन तो वो हैं निशानेबाजी से, ओम प्रकाश मिठारवाल ये हैं निशानेबाजी खिलाड़ी, निशानेबाजी से हैं, अशीजा अकुला टेबल टेनिस खिलाड़ी, विकास कुमार भारोत्तोलन से, अंशु कुश्ती खिलाड़ी हैं, सरिता ये भी कुश्ती खिलाड़ी हैं, परवीन वुशु खिलाड़ी हैं, मानसी जोशी पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, तरुण ढिल्लो वो हैं पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी, स्वप्निल पाटिल पैरा तैराक, और जर्लिन अनिका जे ये बधिर बैडमिंटन। तो ये टोटल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है, जो कि एक प्रतिष्ठित अवार्ड है, और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं, तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। अर्जुन अवार्ड किन को मिलता है, क्या मतलब ये अवार्ड किन को दिया जाता है? तो पिछले 4 वर्षों की अवधि में स्पोर्ट्स से रिलेटेड उसमें अच्छा काम करने, नेतृत्व करने, खेल भावना, अनुशासन जैसी खूबियों के लिए ये अर्जुन अवार्ड दिए जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स पीडीएफ अवेलेबल है। जो भी मैं बताता हूं उन सब का डिटेल में पीडीएफ बना हुआ है, एमसीक्यू भी है, वन लाइनर भी है और डिटेल भी है। तो आप ले सकते हैं 1 ईयर के मेंबरशिप के जरिए मात्र 150 रुपये में अगले 1 साल तक आपको पीडीएफ का अपडेट मिलता रहेगा। सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है गूगल प्ले पे अवेलेबल है, वहाँ से उससे तो मेंबरशिप मात्र 150 रुपये में, उसके जरिए आपको 1 साल तक पीडीएफ तो मिलता ही है, साथ में मॉक टेस्ट दे सकते हैं और टेस्ट सीरीज में हिस्सा ले सकते हैं तमाम तरह के एग्जामिनेशन के लिए, ताकि तैयारी कैसी है आप जांच कर सकें। और बुक्स जो आने वाली हैं उस पर छूट भी मिलती है, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा। और अभी जो एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन चल रहा है उसमें स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं जो करंट अफेयर्स के हैं वो हमने जो बताए थे वो सब उसमें से आ रहे हैं क्वेश्चंस। बड़ी खुशी होती है जब आप लोग बताते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच ये रेगुलर कैटेगरी में किन्हें मिला है? तो आंसर होगा ए और बी, यानी कौन कौन खिलाड़ी हैं? जीवन जोत सिंह तेजा तीरंदाजी से, मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग से, सुमा सिद्धार्थ शुरूक ये पैरा निशानेबाजी, और सुजीत मान ये कुश्ती से। तो इन चारों खिलाड़ियों को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है 2022 का। ठीक है, कौन सा अवार्ड मिला है? तो द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है आउटस्टैंडिंग कोचिंग के लिए। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये रही एग्जामिनेशन के लिए। अब इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच ये लाइफ टाइम कैटेगरी की बात हो रही है। पिछला जो अवार्ड था वो जो अवार्ड था वो था रेगुलर कैटेगरी में। ठीक है, पिछला फिर से दिखा तो ये रेगुलर कैटेगरी में ये अवार्ड मिला था। और अब हम क्या बात कर रहे हैं? अब बात हो रही है लाइफ टाइम कैटेगरी में, मतलब पूरे जीवन में जो बेहतर काम किया खेल के क्षेत्र में, तो उसमें कौन है? तो आंसर को उपरोक्त सभी कौन कौन से हैं? दिनेश जवाहर लाड तो क्रिकेट से हैं, विमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल से,
राज सिंह कुश्ती। तो ये सब जो है ना वो कोच हैं, तो इनको अपने जीवन में शानदार काम के लिए, कोचिंग के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, द्रोणाचार्य जो अवार्ड होता है वो खेल के क्षेत्र में शानदार काम करने और ट्रेनिंग देने, इन सब के लिए दिया जाता है कोच को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस संगठन को नवोदित युवा प्रतिभा की पहचान और प्रशिक्षण कैटेगरी में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 मिला? आंसर होगा ट्रांसटेडिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड। क्या है? ट्रांसटेडिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये वर्क करती है और जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो रुचि रखते हैं उनके लिए ये काम करती है। तो स्पोर्ट्स कंपनी है, तो इसने जो भूमिका निभाई स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उसके लिए ये राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिला है। इसे किस कैटेगरी में? तो यह है नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और प्रशिक्षण कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस संगठन को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन कैटेगरी में खेल यानी राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 मिला? तीन में से कौन है? आंसर होगा इसका कलिंग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। क्या है? कलिंग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इसे मिला है। ये ओडिशा यानी भुवनेश्वर में स्थित एक प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो इसे ये अवार्ड मिला है। तो किस कैटेगरी में, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस संगठन को विकास के लिए खेल कैटेगरी में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिला? डेवलपमेंट के लिए खेल, आंसर होगा इसका सी यानी लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन। तो इसे ये अवार्ड मिला है। ठीक है, लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन ये एक एनजीओ है जो कि लद्दाख में जो शीतकालीन खेल होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये काम करता है। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन, ये किसी गैर सरकारी संगठन को दिया जाता है जो खेलों को बढ़ावा देने के लिए और उनके विकास में प्रत्यक्ष भूमिका जिन्होंने निभाई हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस यूनिवर्सिटी को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 मिली है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022, आंसर होगा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। तो इसे ये अवार्ड दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, तो इसे ये अवार्ड मिला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022। देखिए, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली यूनिवर्सिटी को या संस्थानों को ये ट्रॉफ़ी दी जाती है। ठीक है, तो ये अवार्ड टोटल जो तमाम मैंने बताए वो सारे अवार्ड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 30 नवंबर को प्रदान किए हैं तमाम खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स के क्षेत्र में शानदार काम करने के लिए। ठीक है, अब इससे अलग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं जो भी इम्पॉर्टेंट है। तो इससे पहले जितना देखा वो सब राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से रिलेटेड था, और अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं एग्जामिनेशंस के लिए। कैसा लग रहा है ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और शेयर कर दीजिएगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी इस वीडियो को। ठीक है, तो क्वेश्चन होगा, केंद्र सरकार ने किस तरह के चावल के निर्यात से प्रतिबंध हटा लिया है? साबुत चावल और टूटा हुआ चावल। ठीक है, पूरा राइस और ब्रोकन राइस, तो दोनों का से जो प्रतिबंध लगाया था अभी जस्ट कुछ महीने पहले ही, तो उस पर बैन हटा दिया गया है। हालांकि ये नॉन बासमती राइस पर है ये जो बैन हटाया गया है वो। ठीक है, ये प्रतिबंध डोमेस्टिक सप्लाई में जब नरमी आई, मतलब सप्लाई बेहतर हुआ है, तो उसके बाद सरकार ने ये जो रोक थी उसको हटाया है। ठीक है, आपको बताऊं कि सितंबर 2022 में टूटे चावल पर प्रतिबंध लगा दिया था और बासमती चावल के निर्यात पर शुल्क बढ़ा दिया था, और इसके अलावा नॉन बासमती चावल जो है उस पर भी कुछ रोक वगैरह लगाई गई थी। तो अब इन दोनों पर से, साबुत चावल और टूटे चावल से, हालांकि वो बासमती पर तो एक्स्ट्रा शुल्क लगता ही है, ड्यूटी लगती है,
बाकी पर जो प्रतिबंध था वो हटा लिया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। क्यों प्रतिबंध लगाया गया था? देखिए, हुआ ये था कि आशंका ये थी कि चावल का जो उत्पादन है भारत में कम हो सकता है, तो और दुनिया में डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। तो अपने भारत की जो ज़रूरतें हैं लोगों के लिए, उसको पूरा करने के उद्देश्य से ये किया गया था। लेकिन जब लगा कि फसल जो है वो गोदाम तक पहुंच रही है पर्याप्त मात्रा में, तो उसके बाद ये बैन जो है ना वो हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर, उसका उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? आंसर होगा त्रिपुरा। तो ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, उन्होंने ये पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया है। किसानों को ये फाइनेंशियल जो हानि होती है पोस्ट मतलब हार्वेस्टिंग के दौरान, तो उसको कम करने की ये कोशिश के तहत ये किया गया है। ठीक है, तो किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं। त्रिपुरा की बात कर लें, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा है। ठीक है, अब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, WHO ने मंकी पॉक्स बीमारी का नाम बदलकर क्या रख दिया है? यहाँ बीमारी की बात हो रही है। आंसर होगा एम पॉक्स। ठीक है, एम पॉक्स नाम कर दिया गया है। ये WHO की वेबसाइट का ये क्लिपिंग भी देख रहे हैं कि नाम अब नया कर दिया गया है। ठीक है, एम पॉक्स। ओके, मंकी पॉक्स जानवरों से इंसानों में फैलने वाली एक बीमारी है। मंकी पॉक्स वायरस होता है, उसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है और ये महामारी घोषित की जा चुकी है WHO के द्वारा। ओके, तो ये एक बीमारी है जिसमें होता यही है कि बड़े बड़े फोड़े, गांठ जैसे फोड़े निकल आते हैं, तो उसकी वजह से नई समस्याएं होती है, बुखार और कई सारी समस्या होती है। तो ये भी एक महामारी के तरीके से फैला पिछले कुछ महीनों में। ठीक है, एक दुर्लभ जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी उसको कहते हैं जो जानवरों से मनुष्य में फैलने वाली जो वायरल बीमारी होती है, उसको जूनोटिक बीमारी कहते हैं। और ये जो मंकी पॉक्स है वो स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के समान वाला ही, उसी की फैमिली वाला वायरस होता है। और 1958 में ये पहली बार खोजा गया था जानवरों में। और उस वक्त रिसर्च के लिए कुछ बंदर रखे गए थे, उन 2 बंदरों में हुआ था। फिर धीरे से इसका इन्फेक्शन लोगों में पहुंच गया और इंसानों में 1970 में ये बीमारी पहली बार सामने आई थी। और उसके बाद मतलब ये अफ्रीका में सामने आई थी, अफ्रीका के कुछ देशों में जैसे कॉन्गो में, DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में। और फिर धीरे धीरे ये इसका विस्तार हुआ और अभी तो हाल के वर्षों में अमेरिका में, इंग्लैंड में और कई सारे देशों में ये इसके मामले देखने को मिले। हालांकि जितनी तेज़ी से ये फैला, फिर इसका संक्रमण का जो स्तर है बढ़ने का की रफ्तार है वो थोड़ी सी कम हुई है। ठीक है, तो नया नाम क्या रख दिया गया है? एम पॉक्स। तो एम पॉक्स नाम रख दिया गया है, तो ये भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व एड्स दिवस यानी वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 दिसंबर को। ठीक है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस, इन दोनों के द्वारा ये घोषित है। उद्देश्य ये है कि एड्स के प्रति लोगों को में जागरूकता है लोगों में, और ये बीमारी का संक्रमण होने से बच सके। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स होने की वजह है HIV वायरस। तो HIV वायरस की वजह से ये एड्स के मामले आते हैं। तो इस बार की थीम क्या है 2022 की इस दिवस की? तो बराबर यानी इक्वलाइज। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 2 दिसंबर को, आज ही। तो NIIT के द्वारा ये दिवस घोषित किया गया था, उसके बाद ये आयोजित किया जाता है पूरा दिवस। उद्देश्य ये है कि महिलाओं और बच्चों और लोगों को कंप्यूटर के प्रति साक्षर किया जाए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यानी नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा
2 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की याद में यह दिवस मनाया जाता है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए, उसके जागरूकता के लिए यह दिवस आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस यानी इंटरनेशनल स्लेवरी एबोलिशन डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 2 दिसंबर को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1986 में इस दिवस को घोषित किया था। उद्देश्य ये है कि मानव तस्करी, यौन शोषण, बाल श्रम, इन सबको रोका जाए। और एक और बात है कि ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये कहा है कि आधुनिक गुलामी बढ़ रही है, मतलब गुलामी का जो तरीका था, गुलामी की जो स्थिति थी वो बदल रही है। उसके अनुसार ILO की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में जबरन श्रम, जबरन विवाह के मामले में बहुत तेज़ी आई है। और अगर हम बात करेंगे 2016 से 2021 की तुलना करेंगे तो 2021 में 1 करोड़ अधिक आधुनिक गुलाम हुए हैं पिछले 5 सालों में, मतलब 2016 से 2021 में। आधुनिक गुलाम का मतलब जबरन काम कराना, जबरन विवाह करना, बाल श्रम कराना, तो ये सब गुलामी की श्रेणी में ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये रखता है। ठीक है, तो ILO के अनुसार दुनिया भर में 5 करोड़ लोग हैं जिनसे ये जबरन काम कराया जा रहा है, गुलामी जैसी स्थिति की स्थिति है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ का, वहाँ पर आपको मिलता है लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, करंट अफेयर्स और मेंबरशिप के तमाम फ़ायदे। ठीक है, तो अभी जो आपने ये करंट अफेयर देखा उसका PDF भी वहाँ पर अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। अब मिलते हैं कल।